आपका फिर से स्वागत है। हम मुख्य रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन थे भारत के, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं संविधान को अनुच्छेद 1 से ही पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपके मूल अधिकार हो गए 12 से लेकर 35 तक, उसके बाद में आपके राष्ट्रपति हो गया, मूल कर्तव्य हो गए, यानी कि अनुच्छेद के क्रम में हम आपके संविधान को पढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है मैं अनुच्छेद 1 से लेकर 150 अनुच्छेद तक, यानी कि आपके 395 अनुच्छेद है, उनमें से आपके 150 अनुच्छेद तक आपको क्रम से पढ़ा दूं, ताकि जब मैं आपको अनुच्छेद अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, जिससे आपको पूरा संविधान याद करने में आसानी रहेगी, यानी कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। और जो अपने टॉपिक है जैसे बाल अधिकार, सामाजिक न्याय या मतदान या निर्वाचन, ये वाले टॉपिक हम इस संविधान कंप्लीट होने के बाद में, जैसे अपना जो मुख्य रूप से इस संविधान के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में इनको लेंगे, क्योंकि वो उनको एक अलग भाग में ले लेंगे और संविधान वाला ये आपके अलग भाग में ले लेंगे, जिससे आपको याद करना अच्छा रहेगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। साथ में ही आप इसके अलावा आप अपना जो समय है वो समय दूसरे सब्जेक्ट को भी दीजिए। जो सब्जेक्ट आपके हैं उन सब्जेक्ट को भी आप समय देते रहिए, क्योंकि आपकी एक संपूर्ण तैयारी होती रहेगी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी होती रहे। तो आज मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, फिर भी आपके मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद, यानी कि आपको अनुच्छेद 74, इसमें क्या था इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी, वह परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इस पर उल्लेख किया गया है। लेकिन अनुच्छेद जो आपको कल बताया था, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि इसमें मंत्रियों के बारे में, यानी कि मंत्रियों के बारे में उपबंध किए गए हैं। मंत्रियों के बारे में उपबंध इसमें कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इसमें उल्लेख किया गया है 75 में। 75 को इसे लिखते हैं 75 इसे लिखते हैं, या 5 इसे लिखते हैं। 5 में भी क्या है, प्रधानमंत्री में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री का अगर आपके आ जाए तो अनुच्छेद 75 को आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, अब आपके इसी में अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि जो आपके प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री और आपके जो मंत्री है, जो सभी मंत्री है, वो प्रधानमंत्री वो सभी मंत्री है, उन सभी मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, सभी मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। तो आप ध्यान रखना कि जो लोकसभा की कुल संख्या है, जो लोकसभा की कुल संख्या, यानी कि जो लोकसभा की जैसे आपकी कुल संख्या पहले कितनी थी, यानी कि जो आपके मूल रूप से लोकसभा की कुल संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 ही सदस्य हैं। तो 545 552 में से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो आपकी कुल संख्या में से, यानी कि जो आपकी कुल संख्या है उस संख्या का लगभग 15% से आपके अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो जितने भी, जैसे आपके राजस्थान विधानसभा में मान लीजिए 200 सदस्य हैं, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200। अब 200 में से कितने मंत्री बनेंगे, 15% निकालोगे कितना होगा, यानी कि 30 मंत्री। इसी तरह आप 500 में से निकालोगे तो 500 में से कितना होगा, इसका 15% निकाल लीजिए, यानी कि 15% से अधिक आपके, यानी कि मंत्री और नहीं होना चाहिए कुल सदस्य संख्या में से। ये उपबंध कब किया गया, क्योंकि आपको पता है कि 2003 से पहले क्या था कि सरकार क्या करती थी, यानी कि अपने व्यक्तियों को, यानी कि विभिन्न दलों को खुश करने के लिए सभी व्यक्तियों को किसी न किसी तरह का मंत्री पद दे देते थे, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों को मंत्री, यानी कि जो जितने सदस्य होते थे वो सारे मंत्री हो जाते थे। तो 2003 में एक उपबंध किया गया 91 संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, कि आपको ध्यान रखना है 91 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी कि मंत्रियों की 15%, यानी कि
कुल सदस्य संख्या का, चाहे वो विधानसभा हो, यानी कि अगर आपकी विधानसभा भी आए तो 15%, और आपके अगर संसद आए तभी 15%, यानी कि कुल मंत्री 15% से अधिक नहीं होंगे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अब इसी तरह आपके अनुच्छेद 78 ध्यान रखना है, इसमें क्या किया गया है। इसको आपको मैंने बताया था कि इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य बताया था मैंने आपको कल, कि वो राष्ट्रपति को क्या सलाह देगा, यानी कि राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि मंत्रिपरिषद ने कौन सा निर्णय लिए, कौन से संघ के कौन से कानून है या मंत्रिपरिषद की जो निर्णय है उनके बारे में सूचित करने का अधिकार किसको है, यानी कि प्रधानमंत्री को। ये कहा गया है प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 78 में, कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है राष्ट्रपति को सूचना देने का। ठीक है। इसी तरह आपके बताया गया है कि इसमें अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 88 में, 78 में तो कर्तव्य, अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि सदन में मंत्रियों के भी अधिकार होंगे। अब क्या अधिकार होंगे, ध्यान रखना, यानी कि आप समझना, यानी कि आप रटना मत, समझना, यानी कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि हमें अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहे सर, कौन से अनुच्छेद बता रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है उनको समझते रहिए, और जो समझ में नहीं आए उस पर ज़्यादा पे फोकस मत कीजिए, उसको बाद में समझा देंगे अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक है। यानी कि सदन में, यानी कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 78 में। यानी कि आप ध्यान रखना, दोनों में पीछे 8 है, यानी कि 7, पहले तो प्रधानमंत्री रहेगा, पहले 7 आएगा, फिर उसके बाद में 88 आएगा, यानी कि 78 और 88 ध्यान रह जाएंगे, यानी कि 10 का अंतर है। 78 में प्रधानमंत्री का कौन सा कर्तव्य है, और 88 में किसका कर्तव्य है, मंत्रियों का कर्तव्य है, यानी कि कौन से अधिकार है सदन में मंत्रियों के। तो ध्यान रखना कि जो मंत्री है, मंत्री किसी भी सदन में, सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी में भी बैठ सकता है, किसी में भी बोल सकता है, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर मंत्री, जैसे कोई भी मंत्री है वो लोकसभा से चुनकर आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा में ही बैठेगा, उसका अधिकार है मंत्री का कि वो लोकसभा की, राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है और लोकसभा की बैठकों में भी भाग ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आप ये ध्यान रखना, वो भाग तो किस में भी ले सकता है, बोल किस में सकता है, लेकिन वो वोट उसी सदन में दे सकता है, उसी सदन में वोट दे सकता है जिस सदन से वो निर्वाचन होकर आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कि बैठक तो भाग तो किसी में ले सकता है मंत्री, लेकिन वोट उसी में दे सकता है जिससे उसका निर्वाचन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपके, मैंने इसमें बताया था 75 में बहुत सारे है, जैसे 75(1), 75(2), 75(3), तो 75 अनुच्छेद में दिया गया है कि जो है, यानी कि जो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, ये अनुच्छेद आपको। ठीक है, तो अब मंत्रियों के उत्तरदायी भी होते हैं, यानी कि मंत्रियों के उत्तरदायी भी होते हैं, मंत्रियों के उत्तरदायित्व। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है, अनुच्छेद 75 में कि मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। और एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति, यानी कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे, यानी कि अनुच्छेद 75 में ही कहा गया है, क्या कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ये तो केवल अनुच्छेद में भाषा है जो आपको दे रखी है। लेकिन आप देखते हो कि जो मंत्री है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री से हटाता है जब प्रधानमंत्री उनको सलाह देता है, यानी कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से कहता है कि इस व्यक्ति को मंत्री के पद से हटा दीजिए या फिर हट जाना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके मंत्रिपरिषद की संरचना भी अलग अलग होती है। मंत्रिपरिषद की संरचना माने तो मंत्रिपरिषद की संरचना में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। एक होता है आपके राज्य मंत्री।
कौन, राज्य मंत्री, और एक होता है आपके उप मंत्री, उप मंत्री। लेकिन आपके एक और आता है संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। इसको भी कभी कभी मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन संसदीय सचिव केवल एक बार, यानी कि राजीव गांधी की सरकार में ही, राजीव गांधी की सरकार में ही एक बार ही संसदीय सचिव बनाए गए थे। उसके बाद में अभी तक संसदीय सचिव नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो मंत्री परिषद की संरचना में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण विभाग, जैसे वित्त विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, या फिर वाणिज्य विभाग, या फिर जो भी है शिक्षा विभाग, उसके प्रमुख व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और राज्य यानी कि स्वतंत्र प्रभार होता है इनके पास, उसके प्रधान होते हैं कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री यानी कि इनके सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्री के उप प्रभार होते हैं। ठीक है, और उप मंत्री इसके भी उप होते हैं। अब आप क्या है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में क्या अंतर है? तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो मंत्री परिषद है, तो संविधान में केवल मंत्री परिषद का ही उल्लेख हुआ था, यानी कि संविधान में मूल रूप से जब संविधान बना था तो मूल संविधान में, यानी कि ध्यान रखना, मूल संविधान का मतलब होता है, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान का मतलब ये है कि जब संविधान बना था तो उस समय, उसके बाद में जब संविधान में संशोधन होता है तो उसके बाद में संविधान में बहुत सा परिवर्तन हो जाता है। तो यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में केवल मंत्री परिषद का ही उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में एक का और उल्लेख किया जाता है, मंत्रिमंडल। किसका? मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कब शामिल किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द यानी कि 1900 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के दौरान, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में शामिल किया गया, संविधान में किया गया। ठीक है, और ये किस में शामिल किया गया? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। यानी कि मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का एक बार उल्लेख हुआ है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपके कि कौन से अनुच्छेद में केवल एक बार मंत्रिमंडल का उल्लेख हुआ है? 352 में। अब आपकी क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडल क्या होता है? तो अब समझिए, जो मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री मिलकर ही क्या बनती है? मंत्रिमंडल। ठीक है, इसमें कैबिनेट मंत्री और प्लस कर दीजिए एक प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर ही क्या बनते हैं? मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्री परिषद में सभी मंत्री होते हैं, लगभग 70-80 जो भी मंत्री होते हैं इसमें होते हैं, और मंत्रिमंडल में केवल 15-20 सदस्य यानी कि मंत्री होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि मंत्री परिषद एक बड़ी संरचना है और मंत्रिमंडल छोटी संरचना है। इसका उल्लेख इसलिए किया गया मंत्रिमंडल का, इसका शामिल किया गया कि जब आपात स्थिति में, युद्ध के समय या कोई त्वरित निर्णय लिया जाए तो मंत्रिमंडल के माध्यम से त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक और आंतरिक किचन यानी कि आंतरिक मंत्रिमंडल का भी एक बार उल्लेख हुआ है, आंतरिक किचन का भी प्रयोग हुआ है। तो आप क्या सकता है कि आंतरिक, यानी कि आपकी आ सकता है ये क्वेश्चन कि किचन कैबिनेट क्या था? किचन कैबिनेट क्या था? ये कैबिनेट, किचन कैबिनेट इंदिरा सरकार के समय, इंदिरा गांधी की सरकार के समय बनाया गया। यानी कि इसमें क्या करते हैं किचन कैबिनेट में कि जो अपने करीबी व्यक्ति होते हैं या जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको इसमें जगह दे दी जाती है, जो बहुत ही यानी कि प्रधानमंत्री के निकट होता था। तो ये किसके कार्यकाल में था? तो इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में किचन कैबिनेट था। तो इतना आपको मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद से संबंधित हो गया है। इसके बाद में बात करेंगे संसद की। देखो, संसद को विस्तार से पढ़ना होगा, और संसद के माध्यम से अगर जिसको समझ में नहीं आया है कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कैसे बनता है, मंत्री परिषद क्या है, तो इसके माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके देखो, मैंने बताया था कि भाग
भाग 3 में आपके क्या था, मूल अधिकार थे। क्या थे, भाग 3 में क्या थे आपके मूल अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मूल अधिकार थे। फिर इसके बाद में मैंने बात की थी कि भाग किसमें, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन आपके नीति निर्देशक तत्व आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर हमने पढ़ा भाग 4 क, भाग 4 का आपका क्या था, मूल कर्तव्य थे। क्या थे, मूल कर्तव्य, यानी कि 51 क में, अनुच्छेद 51 क में। इसके बाद में हमने भाग, यानी कि हम देखते हैं कि भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 में हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया, राष्ट्रपति को पढ़ लिया, प्रधानमंत्री को पढ़ लिया। किसको, भाग 5 में प्रधानमंत्री को पढ़ लिया। इसके बाद में भाग हमने प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री परिषद को पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम संसद को। किसको पढ़ते हैं, संसद को, इनकी संसद को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था 52 से लेकर 61, तो आपको मैंने याद कराया था कि किस तरह से आपको राष्ट्रपति से संबंधित आपको 52 से 61 तक अनुच्छेद याद करने हैं। साथ में आपको कौन कौन से याद करने थे, अनुच्छेद 123 याद करना था, इसका राष्ट्रपति वाला, यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको अनुच्छेद 143 याद करना था। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इस तरह से आपको कुछ कुछ अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने थे। प्रधानमंत्री से संबंधित आपको बताया दिया 74 75 अनुच्छेद आपको प्रधानमंत्री से बताया था, और एक 78 वाला अनुच्छेद बताया था, जिसमें क्या करता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से संबंधित निर्णयों की सूचना दे। ठीक है, इसके बाद में मंत्री परिषद के बारे में बताया। अब बताते हैं आपके संसद। संसद का उल्लेख भी कौन से भाग में है, कि भाग 5 में ही है, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, इन सभी का उल्लेख कौन से भाग में, भाग 5 में। अब संसद की बात करें तो संसद की जो संरचना, गठन, जो अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, यानी कि 79 से लेकर 122 तक संसद से संबंधित अनुच्छेद है, संसद से संबंधित अनुच्छेद है। अगर आपके वहां पर प्रश्न आएगा, जब प्रश्न आपके, अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, तो लोकसभा क्या है, एक संसद का अंग है। तो यानी कि आपके ऑप्शन में आएंगे A B C D। तो उदाहरण बता रहा हूं मैं, अगर आपके अनुच्छेद रहता है ए में, सुनो, आपके ए में रहता है, आपके रहता है 242, एक में रहता है, बी में रहता है आपके 51, सी में रहता है आपके 324, और डी में रहता है आपके, मान लीजिए आपके 93 रहता है या 92, जो भी रहता है मान लीजिए। अब आपको बिल्कुल इजी है, केवल आपको ये याद है कि संसद में 79 से लेकर 122 तक के अनुच्छेद हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कि 79 से लेकर 122 के बीच में इनमें से कौन सा अनुच्छेद है। 242 वाला नहीं है, आगे निकल गया। 51 वाला कम है, 324 वाला भी नहीं है। तो फिर आप 93 वाले पर क्लिक कर देना, यही आपके राइट रहेंगे। अगर आपको कौन सा भी अनुच्छेद याद नहीं है तो इस तरह से भी आप वहाँ पर ऑप्शन में अपना सही लगा सकते हैं। तो चलिए संसद को पढ़ते हैं, यानी कि संसद का उल्लेख भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है, 79 से लेकर 182 तक, 122 तक है। तो अब देखिए, अब विस्तार से देखेंगे संसद को, आपके देखते जाइए कैसे संसद का गठन किस तरह से होता है। संसद का गठन देखो, संसद का गठन किस तरह से होता है, पहले एक देखिए। यानी कि भारत में पहले स्वतंत्रता के समय, होने के समय, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उस समय संसद का कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद में संसद का प्रावधान किया गया। तो संसद से पहले भारत में क्या चलते थे, तो भारत में संसद से पहले दो सदन थे, राज्य परिषद, क्या नाम था, एक नाम क्या था, राज्य परिषद, और एक का नाम था जनता का सदन, जनता का सदन। ये दो नाम के सदन चलते थे। तो बाद में 1954 में इन दोनों का नाम परिवर्तित किया गया। राज्य परिषद का नाम किया गया राज्यसभा, क्या नाम किया गया, राज्यसभा, और जनता के सदन का नाम किया गया लोकसभा। क्या किया है, लोकसभा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्यसभा क्या काम करता है, राज्यसभा में क्या है कि इसमें जो संघ है, यानी कि जो संघ और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। केंद्र यानी कि संघ यानी कि आप देख सकते हैं कि जो संघ क्षेत्र है, संघ क्षेत्र वो राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। और जबकि लोकसभा में संपूर्ण भारत के
संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। तो इसको आपको एक एक को समझाएंगे किस तरह से क्या प्रतिनिधित्व होता है। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लोकसभा में जो जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनको सीधे यानी कि सीधे ही लोग चुनते हैं, यानी कि सीधे ही लोग अपने वोट के माध्यम से इनको चुनते हैं, किनको, लोकसभा के सदस्यों को। और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो उनको कौन चुनते हैं, यानी कि राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं होती है, विधानसभाएं होती है तो विधानसभाओं के सदस्य इनको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को तो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, जबकि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको लोगों के माध्यम से उनको चुना जाता है। संरचना की बात करें तो संरचना क्या क्या है, देखिए आपकी बात करें तो जो आपकी राज्यसभा की संरचना की बात करूं, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं देखना, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हैं 250 हो सकते हैं। 250 में से आप देखना कि 250 में से आप देखोगे तो 238 तो आपके पूरे भारत में से हो सकते हैं, और 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को, राष्ट्रपति। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देखें, वर्तमान समय में तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यानी कि जो अधिकतम 250 है उनमें से 5 कम है वर्तमान में। 245 में से बात करें तो 229 सदस्य तो राज्यों से चुन के आते हैं, किनसे, राज्यों से चुन के आते हैं, और 4 सदस्य संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपके केवल दिल्ली और पांडिचेरी की बात करें, दिल्ली और पांडिचेरी में ही इतनी जनसंख्या है, तो इन 2 क्षेत्रों को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, किन किन को, दिल्ली को और पांडिचेरी को। जिस तरह से दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ही यानी केंद्र शासित प्रदेशों के दो आपको तो केवल मुख्य रूप से दिल्ली और पांडिचेरी, कौन सा, 2 केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखना है, 2 यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों में ही क्या है, विधानसभाएं हैं। जितनी अभी वर्तमान में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और पांडिचेरी में ही विधानसभाएं हैं। ठीक है, क्या है, विधानसभाएं, और बाकी में किसी में नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि केवल दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ही, यानी दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा में भी इनके सदस्य ही शामिल होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के, और अन्य के शामिल नहीं होते। तो कितने सदस्य, 4 सदस्य, यानी कि 229 सदस्य तो राज्यों के, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी के, और बचे आपके 12 सदस्य किसके, जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। तो ये वर्तमान में इतने सदस्य हैं राज्यसभा में। तो आपको इस तरह से आपको ये समझना है कि राज्यसभा में कितने वर्तमान में सदस्य हैं। इसके बाद बात करूं मैं आपके जो राज्यों का, जो राज्यसभा में, अब देखो राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था, कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था कि सभी राज्यों को क्या था, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व था, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सभी राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में समान मत देने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों को समान मत देने का अधिकार था, यानी कि कोई जनसंख्या के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन राज्यसभा की बात करें भारत में, तो इसमें राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी कि जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी तो उस राज्य में राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा दी गई है, और जिस राज्य में जनसंख्या कम होगी तो उस राज्य से राज्यसभा में सीटों की संख्या कम दी गई है। जैसे आपके बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटें किसमें, राज्यसभा में। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं आपके, तो त्रिपुरा से केवल 1 ही सीट है। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से केवल 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यानी कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें तय की गई है। जबकि आपके अमेरिका की बात करें, अमेरिका में, तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं,
यानी कि 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से प्रत्येक राज्य को दो सदस्य भेजने का अधिकार है। तो अमेरिका में जो सदन है सीनेट, जिसको वहां का राज्यसभा भी बोलते हैं, तो अमेरिका में तो वहां पर बराबर बराबर सीटें भेजने का अधिकार है, जबकि भारत में जनसंख्या के आधार पर वहां पर राज्यसभा में भेजने का अधिकार है। ठीक है। और जो आपको बता दिया कि दो केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से आपके। अब लोकसभा की समझिए। लोकसभा में क्या स्थिति है, लोकसभा की आप संरचना समझिए। लोकसभा की संरचना समझोगे तो वहां लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की माने तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कितने 552 सदस्य हैं, तो इनमें से 530 सदस्य तो राज्यों से चुने जा सकते हैं, और प्लस बात करें तो 20 सदस्य आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश से उनसे चुने जा सकते हैं, और दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? दो सदस्यों को। जबकि राज्यसभा में कितने थे? 12 सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। अब वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? आपको बिल्कुल सिंपल रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन आपके वहां आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, फिर उसमें गलती कर बैठते हो। ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। कितने? 545 सदस्य है। 545 सदस्यों में से बात करें तो 530 सदस्य तो यानी कि राज्यों से चुन के आते हैं। ठीक है। और बात करें 13 सदस्य, यानी कि 20 का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में केवल 13 सदस्य ही किससे चुन के आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस तरह से आपके 545 सदस्य हो गए। अब बात करते हैं दोनों सदनों की अवधि की। दोनों सदनों की अवधि की बात करते हैं। दोनों सदनों की अवधि की। ठीक है। यानी कि किस किस तरह से अवधि होती है। यानी कि बात करें आपके अवधि की तो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, आपको ध्यान रखना है, जब संविधान लागू हुआ तब राज्यसभा के लिए कोई पदावधि तय नहीं की गई थी। यानी कि उस समय संविधान सभा ने राज्यसभा की पदावधि के लिए संसद के ऊपर छोड़ दिया था कि संसद देख लेगी राज्यसभा की पदावधि कितनी होगी। लेकिन इस राज्यसभा की जो पदावधि के बारे में कहा गया है कि इसके, यानी कि आपके हर सदस्य, यानी कि जो कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है एक सदस्य का, यानी कि इसको राज्यसभा को एक स्थायी संसदन भी कहते हैं। लेकिन जब संविधान में मौन था, संविधान ने कुछ भी नहीं किया, तो बाद में क्या किया कि जब राज्यसभा के लिए जब 1952 में जब चुनाव हुए, 1952 में चुनाव होने के बाद में अब इसमें यह प्रावधान किया गया संविधान में कि राज्यसभा से यानी कि एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होंगे? हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है। अब सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। तो जब 1952 में जब सदस्य चुने गए, राज्यसभा के पूरे सदस्य चुने गए, तो 1954 में 2 वर्ष बाद में, जैसे इसमें प्रावधान किया गया है कि 2 वर्ष बाद में, कि 1952 में चुने गए तो 1954 में तो एक तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्त होना था। कितने सदस्यों को? एक तिहाई सेवानिवृत्त। अब कौन सा सदस्य चाहेगा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाए? तो ऐसी दुविधा हो गई। और संविधान लागू होने के बाद में संविधान ने भी कर दिया कि संसद के ऊपर है। तो फिर संसद ने क्या किया कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 1954 में लॉटरी निकाली गई, और लॉटरी के माध्यम से एक तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्त किया गया। उसके बाद में फिर परंपरा पड़ गई कि 2 वर्ष के बाद में इस तरह से प्रश्न लॉटरी निकाली गई। ठीक है। तो यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि इसमें सीटें वापस बढ़ जाती है। हर दूसरे वर्ष इसमें एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर दूसरे चुन लिए जाते हैं। इस तरह से ये कभी भी खाली नहीं रहता, इसका ये स्थायी सदस्य कहलाता है। ठीक है। और साथ में राज्यसभा का सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लोकसभा की बात करें। लोकसभा के लिए तो स्पष्ट रूप से संविधान लागू होने के समय तय किया गया था कि लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष रहेगी। 5 वर्ष का मतलब ये है कि पहली बैठक से, जब लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, पहली बैठक से 5 वर्ष तक इसकी अवधि रहेगी।
कितनी वर्ष तक? 5 वर्ष तक इसकी अवधि रहेगी। 5 वर्ष के अवधि के बाद में इसमें चुनाव कराने पड़ेंगे, यानी कि अस्थायी अस्थायी सदन है, ठीक है। अस्थायी भी बोल सकते हैं, निम्न सदन भी बोल सकते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन भी बोल सकते हैं, उच्च सदन, ठीक है। तो लोकसभा में हर पहली बैठक से लेकर, यानी कि पहली में प है, 5वीं प है, तो ध्यान रखना पहली बैठक से 5 तक, क्योंकि आपके वहां क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लोकसभा की अवधि कब से कब तक रहती है, तो वहां पर आप 5 वर्ष याद करो, पहली बैठक याद नहीं करो तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे, आपने क्या पढ़ा था। वहां क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहली बैठक से, लेकिन आप 5 वर्ष होती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आपातकाल लग जाए, अगर आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल के समय 1 वर्ष में, यानी कि एक बार में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। कितनी वर्ष? 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। कितनी वर्ष बढ़ाई जा सकती है? 1 वर्ष। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आपातकाल खत्म होने के बाद में, आपातकाल खत्म होने के बाद में फिर जो ये संसद की जो अवधि है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती आपातकाल खत्म होने के बाद में, ठीक है। यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है। अब अर्हताएं कौन कौन सी है, यानी कि योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए दोनों सदनों में। अर्हताएं की बात करें तो अर्हताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, देखिए। राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये तो समय आपको ध्यान रखना है, भारत का नागरिक हो, वो पागल या दीवाना ना हो, वो किसी नो, बस आपको ध्यान रखना है राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यानी कि आपके एक पहले प्रावधान था कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए उस व्यक्ति को जो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है जिस राज्य से, तो उस राज्य का निवासी होना चाहिए, उस राज्य का निवासी होना चाहिए था। ये पहला प्रावधान था। पहले ये प्रावधान था कि राज्य का पहले प्रावधान क्या था? पहले प्रावधान ये था कि जो राज्यसभा का जो सदस्य रहेगा तो उस सदस्य को उसी राज्य का निवासी होना चाहिए था। पहले संविधान में ये प्रावधान था, लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय है वो किसी भी राज्य का निवासी हो, वो किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। वहां कथन, वो निष्कर्ष वाले कथन आएंगे ना आपके कि निम्न कथनों पर संविधान राज्यसभा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तब आपके वहां आएगा ना कि कोई भी व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ सकता है, तो आप ध्यान रखना राज्यसभा में से, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। जबकि लोकसभा में क्या है कि लोकसभा में उसी राज्य का नागरिक होना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर वह व्यक्ति अगर SC ST या OBC से है, अगर वो आरक्षण के तहत उस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर उसी राज्य का SC ST OBC में होना चाहिए। अगर वो दूसरे राज्य से लड़ रहा है तो फिर उसकी सीट जनरल कैटेगरी की मानी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वैसी की वैसी शर्तें हैं जैसे राज्यसभा में केवल इसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति की 35 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 35 वर्ष और कुछ भी नहीं इनमें से। अब निहरताएं, यानी कि निहरताएं का मतलब ये है कि जब आपके वहां पर आ जाएंगे ना कि निहरता क्या होती है, तो वहां आप अटक जाओगे कि अर्हता क्या होती है, निहरता क्या होती है। निहरता का मतलब होता यह है कि किस किस आधार पर उस सदस्य को, यानी कि संसद के सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। नंबर 1, अगर वो लाभ के पद पर कार्यरत हो, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र पर लाभ के पद पर हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ में ही अगर उसको 2 वर्ष से अधिक सजा हुई है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ में अगर उसको चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है तो तब भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ में वो ऐसे, यानी कि ऐसे किसी भी प्राइवेट निगम की या किसी भी निदेशक, यानी कि ऐसी कंपनी का निदेशक या प्रबंध निदेशक न हो जिसमें सरकार का 25% से ज्यादा हिस्सा हो। अगर सरकार का किसी भी निगम में, किसी भी व्यवसाय में अगर सरकार का 25% से अधिक हिस्सा, यानी कि भागीदारी हो सरकार की, और उस
निगम या संस्था में अगर कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष हो तो फिर वह व्यक्ति भी उस चुनाव के लिए अपात्र है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन निहरताएं, यानी अगर कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं है इसका फैसला कौन करेगा? तो ध्यान रखना कि संसद के जो सदस्य है ना, संसद के जो सदस्य है तो उनकी निहरताओं के फैसला कौन करेगा, यानी कि योग्य है नहीं है कि निहरताओं का फैसला कौन करेगा? तो ध्यान रखना, निहरताओं का फैसला कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? यानी कि राष्ट्रपति उसका फैसला करेगा कि कोई व्यक्ति है नहीं है। लेकिन आप ये तो संसद के सदस्य की नियरताएं हो गई, लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना कि संसद में जो सदस्य होते हैं अगर दल बदल से संबंधित यहाँ गौर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एक क्वेश्चन का मामला है, आपको लाखों बच्चे से ऊपर निकाल देगा, इसको समझना। दल बदल से संबंधित अगर कोई निहरता है, यानी कि दल बदल से संबंधित कोई निहरता का फैसला है, यानी कि मान लो किसी सदस्य ने एक दल बदलकर दूसरे दल में चला गया, यानी कि उसने दल बदल लिया, राजनीतिक दल बदलने से बाद से कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में से बाद में चला गया, तो उसके संबंधित फैसला कौन करेगा? निहरता से संबंधित। तो ध्यान रखना उसका फैसला कौन करेगा? संबंधित सदन का, यानी कि अगर जैसे लोकसभा से संबंधित है तो उसका अध्यक्ष उसका फैसला करेगा। अगर वह राज्यसभा से संबंधित है तो राज्यसभा से संबंधित है तो सभापति उसका फैसला करेगा। लेकिन जो फैसला करेगा तो फैसला करने के बाद में इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, आपको ध्यान रखना है, न्यायिक समीक्षा की जाती है। जैसे अभी वर्तमान में जो उठक पटक चली थी, मध्य प्रदेश में चली थी शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार में, इसी तरह राजस्थान में चली थी उठक पटक जिसमें सचिन जी पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ था, जो अभी भी न्यायालय में चल रहा है। वो दल बदल से संबंधित मामला ही है जो न्यायालय में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये संसद से संबंधित जो नियरताएं हैं अगर दल बदल से संबंधित नहीं है और जो संसद से संबंधित है तो उनको राष्ट्रपति करेगा, उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे बढ़ा देंगे आपको, उसका आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके दल बदल से संबंधित जो कानून है वो आपकी 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची आपके बाद में जोड़े गए। आपको पता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय केवल 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अब वह दल बदल से संबंधित अगर कौन से ऐसे कानूनों का उल्लंघन करेगा जिसके कारण उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसी सदस्य को कब अयोग्य घोषित कर सकते हैं? अगर उसने दल बदल किया है। नंबर 1, अगर वो स्वयं स्वेच्छा से एक दल से दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर वो जो उसके जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे भाजपा है, अब भाजपा ने कहा या कांग्रेस ने कहा, किसी ने भी कहा, कोई भी दल कह सकता है, तो किसी ने भी कहा कि तुम्हें इस वोट के पक्ष में मतदान करना है, इस वोट के पक्ष में मतदान करना है, लेकिन वह उस वोट के पक्ष में मतदान न करके उसके विरुद्ध मतदान करता है, तभी वह दल बदल का सदस्य नहीं आता है, उसकी योग्यता को नष्ट यानी कि खत्म किया जा सकता है। या फिर आपकी आ सकता है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो उसका भी वो खत्म हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पद रिक्त होना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पद रिक्त होना, किस तरह से पद रिक्त होता है आपको ध्यान रखना। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि किस किस दिशा में आपको पद रिक्त हो सकता है। नंबर 1, दोहरी सदस्यता। अब दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है? दोहरी सदस्यता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति को क्या है कि एक व्यक्ति को यानी कि वह लोकसभा में चुन लिया जाता है और राज्यसभा में भी चुन लिया जाता है। अब एक व्यक्ति को राज्यसभा में चुन लिया जाता है और लोकसभा में चुन लिया जाता है, तो अब उस व्यक्ति का क्या होगा? उस व्यक्ति का ये होगा, अगर एक व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर ये बताना होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहेगा। अगर वह 10 दिन के अंदर नहीं बताता है तो किस सदन की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो 10 दिन के बाद में वह नहीं बताता है तो उसके ऑटोमेटिक
राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति क्या करता है कि संसद का जो दोनों सदन है, इन दोनों सदनों में से किसी में एक में चुन लिया जाता है और राज्य की विधानसभा में भी चुन लिया जाता है, यानी कि विधायक बन जाता है और सांसद बन जाता है। अब दोनों में चुन लिया जाता है, विधानसभा में या फिर इन दोनों में से किसी में एक में। तो अब चुनने के बाद में अब क्या होगा, इसमें उसको 14 दिन का समय मिलेगा। कितने दिन का? 14 दिन का समय मिलेगा। तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको समय दिया जाता है कि वो किसका सदस्य रहेगा, किसका सदस्य रहेगा, किसका। तो फिर अगर वो 14 दिन के अंदर उसकी सूचना नहीं देता है तो जो बड़ा है, यानी कि जिस सदन का सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा का, जो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, फिर वो विधानसभा का सदस्य ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में पद रिक्त कब हो सकता है, यानी कि अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है सदन की, यानी कि सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तब भी उसका सदन का पद रिक्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सदन के कौन कौन से पीठासीन अधिकारी होते हैं? संसद में पीठासीन अधिकारी का मतलब है कौन कौन से अध्यक्ष सभापति होते हैं। तो पीठासीन अधिकारी की बात करते हैं, पीठासीन अधिकारियों की। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। अब इसका निर्वाचन किस तरह से होता है? तो निर्वाचन इसका जो लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, तो सदस्यों के बीच में से ही इसका निर्वाचन होता है, सदस्यों के बीच में से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? यानी कि समस्त सदस्यों के बहुमत से, समस्त, यानी कि अगर पद समाप्त, यानी कि इसका पद समाप्त कब होगा? तो पद समाप्त कब होगा? जो सदस्यों ने इनको निर्वाचित किया, तो सदस्य को निर्वाचित करने के बाद में अगर समस्त सदस्य इसको बहुमत के आधार पर हटा सकते हैं, बहुमत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं समस्त सदस्य जिन्होंने चुना है, तो ठीक है। अब शक्तियां कौन कौन सी होती है इसके लोकसभा अध्यक्ष की, और कार्य कौन कौन से होते हैं? देखना, शक्तियां और कार्य कौन कौन से होते हैं। कार्य कौन कौन से? नंबर 1, अगर जैसे मान लीजिए लोकसभा में 2 दल होते हैं, बहुत से दल होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कांग्रेस मान लीजिए, या एक मान लीजिए भाजपा मान लीजिए, ठीक है। अब किसी विधेयक के संबंध में दोनों में वोट डलने के बाद में कांग्रेस के भी नंबर वोट आया है और भाजपा के भी नंबर वोट आया है। अब बहुमत के लिए दोनों में से, यानी कि आपके कुल 180 वोट है और 180 वोट में से 90 कांग्रेस के, 90 भाजपा के। अब बहुमत के लिए आपके 91 वोट चाहिए। कितने वोट? 91 वोट चाहिए। तो अब एक वोट कम पड़ गया। अब एक वोट कम पड़ गया तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि ऐसे तो वोट देने का अधिकार नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब बराबर वोट आए, यानी कि बराबरी में मत देने का अधिकार है, नंबर 1, ठीक है। शक्ति क्या है? यानी कि बराबरी में मत देने का अधिकार है। फिर ये बराबर आए तो लोकसभा अध्यक्ष किसी के पक्ष में भी वोट दे सकता है, नंबर 1 ही हुआ। दूसरा अधिकार ये है कि वो ही लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। साथ में ही आपको बताया तीसरी शर्त कि दल बदल के आधार पर, आपको बता के बताऊं, दल बदल के आधार पर जो सदस्य की योग्यताओं को निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसी तरह राज्यसभा में राज्यसभा सभापति, ठीक है। इसके साथ में ही आपको बता सकते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका स्थान, यानी कि भारत में जो पद है उन पद क्रम में जो इसका स्थान किसके बराबर है? तो इसका स्थान लगभग किसके बराबर है? यानी कि मुख्य न्यायाधीश के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसका स्थान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान 7, यानी कि 7वें स्थान पर आता है मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। साथ में इसकी भी बहुत सी शक्तियाँ होती है, जैसे सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदन का संचालन करना, सदन में, यानी कि एक तरह से वो जो आपको डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो उनको विशेष कुछ खास नहीं है। इसके बाद में उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष के मुख्य कार्य कौन से हैं? ये भी अध्यक्ष की तरह ही होता है, बिल्कुल अध्यक्ष की तरह ही इसका चुनाव होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम होता है, केवल ये नहीं होते, ये शक्तियां नहीं होती, बाकी चुनाव भी वैसे होता है, हटाया भी उसको वैसे ही जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है
कि पहले जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे वो एक ही पार्टी के बनते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा में सहमति बनी, लोकसभा में क्या बनी, सहमति बनी, क्या बनी कि अब जो अध्यक्ष रहेगा लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा वो जो सत्ता में जो पार्टी रहेगी, सत्ता वाली पार्टी का अध्यक्ष रहेगा, और जो विपक्ष की जो पार्टी रहेगी, उसका क्या रहेगा, उपाध्यक्ष रहेगा। ये सहमति बनी है कि अब उपाध्यक्ष किसका रहेगा, विपक्षी पार्टी का ही रहेगा। साथ में ही आपके बता दें कि आपके सभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब नहीं रहते हैं तब यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि किसी को भी वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंप दे। लेकिन साथ में ही जो बैठक चलती है, तो बैठक में अगर मान लीजिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो तो उसकी सदन को कौन संचालित करेगा, तो उसके लिए एक और होती है सभापति तालिका यानी उस आसन में बैठने के लिए 10 व्यक्ति रहते हैं, यानी 10 सदस्यों की सूची रहती है, 10 सदस्यों की सूची रहती है। उन 10 सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठ सकता है, उपाध्यक्ष के पद पर बैठ सकता है जब बैठक चल रही रहती है। आपने कभी लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी देखा होगा, तो उसमें आप देखा ना कभी, तो उसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष के बिना भी बहुत से सदस्य बैठे रहते हैं, तो 10 जने रहते हैं, 10 जनों में से कोई भी बैठ रहता है और कोई भी नहीं बैठते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में जो सभापति होता है राज्यसभा का, तो उसका तो आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका जो सभापति होता है पदेन होता है, इसका, न कि निर्वाचित होता है, ठीक है। निर्वाचित नहीं होता है, क्या होता है, पदेन होता है। आप पूछ सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति कैसे होता है, पदेन होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है कि संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन। अब आपके वहां पर क्वेश्चन आ जाए कि उपराष्ट्रपति से संबंधित, और फिर आप कहो कि तो सिलेबस में था ही नहीं, सिलेबस में आ गया ना। अब आपके जब राज्यसभा का जो सभापति था, तो राज्यसभा के सभापति में उपराष्ट्रपति शामिल हो गया, तो अब आपके सिलेबस में शामिल हो गया। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। जब आपने पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ना जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पढ़ना कैसे जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा, ठीक है ना, सभी संसद के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब मैंने यहाँ लिखा कि सभी सदस्यों का, अब समझना आप सभी सदस्यों का मतलब क्या है, यानी कि आप यहाँ एक बार समझना, फिर आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिए, मैंने बताया आपको, जैसे लोकसभा में 552 सदस्य हैं। कितने हैं, 552, ठीक है। तो इसमें से मैंने बताया था कि 530 तो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, ठीक है। अब इसमें सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन अगर आपके आता कि राष्ट्रपति का चुनाव की बात आती, तो उसमें केवल मैं निर्वाचित की बात करता। किसकी बात करता, निर्वाचित की बात करता, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य न तो राज्यों के न संघ के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यानी कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 2 सदस्यों को लोकसभा मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्यों के भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अब आपके सदन का नेता कौन होता है। संसद में जो नेता होता है कौन कौन होता है। देखिए, सदन का जो नेता होता है, सदन का नेता, अगर आपसे पूछिए कि सदन का नेता कौन होता है, सदन का नेता प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और तो विपक्ष का नेता कौन होता है, तो विपक्ष का नेता होने के लिए नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि विपक्ष का नेता बनने के लिए आवश्यक है कि कुल सदस्य जितने सदन के सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों में से कम 10वां हिस्सा किसका हो, पार्टी का हो। उस पार्टी का, विपक्ष से पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 10वां हिस्सा उसका होना चाहिए। जैसे लोकसभा की बात करें, लोकसभा में आपके 550 सीटें हैं मान लीजिए। अब 550 सीटें हैं, तो कम से कम विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए अगर इसका 10वां हिस्सा करोगे तो आपके लगभग 55 सीटें रहेंगी। कितनी सीटें, 55 सीटें। यानी कम से कम 55 सीटें होना चाहिए विपक्ष का दर्जा पाने के लिए। लेकिन 2014 की बात करें, 2014 में कांग्रेस को 55 सीटें भी नहीं मिली थी, तो लोकसभा में विपक्ष का दर्जा भी नहीं पा सकी। कौन,
कांग्रेस। उसी तरह भाजपा की बात करें तो भाजपा भी सर्वप्रथम फर्स्ट में जब जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था तो उसमें भी विपक्ष का कोई दर्जा प्राप्त नहीं था, क्योंकि वो उतनी सीटें आ ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें संसद के सत्र, संसद में सत्र, संसद के सत्र, तो संसद के सत्र कौन कौन से हैं अब यहाँ से हम कल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कल इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बड़ा और वीडियो बना लेंगे संसद के कौन कौन से सत्र है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेंगे तो फिर आपका टाइम खींचेगा। देखो हम इस जो क्लास आपकी लेते हैं ये क्लास, इस क्लास को अगर हम ऑफलाइन पढ़ाएं, कोचिंग संस्थान पढ़ाएं, तो एक ही टॉपिक को आपको 5-5 दिन चला सकते हैं। समझ रहे हो ना? 1 घंटे की जो क्लास आपको पढ़ाते हैं ना, उस 1 घंटे की क्लास को 5-5 दिन तक आपके अगर जैसे कोचिंग पढ़ाएं तो उसमें चला सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य टाइम कीमती है हमारे पास, क्योंकि 2 महीने से कम समय बचा है, तो हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक दें और पूरा दें, कोई टॉपिक आपके छूटे नहीं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए। संसद, इसके बाद में कल ही इसी वीडियो के माध्यम से 10-15 मिनट का वो टॉपिक है संसद का, तो उसको पूरा करने के बाद में फिर आपके सर्वोच्च न्यायालय को भी उसी टॉपिक में कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में फिर आपके 1-2 टॉपिक और रहेंगे, पंचायती राज और जिला न्यायालय। उसके बाद में फिर आपके जो टॉपिक बचेंगे संविधान वाले, जैसे सामाजिक न्याय, निर्वाचन, उनको ले लेंगे। उसके बाद में आपके संविधान से कहीं से भी क्वेश्चन आए, फिर वो आपके कहीं से पूछे, तो उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद में एक वीडियो ले आएंगे आपके प्रमुख संविधान संशोधन और अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।